हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही है जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब तक हमने प्रोनाउन के 6 प्रकारों को कवर कर लिया है, पढ़ लिया है स्टेप बाय स्टेप करके। आज से हम 7वें से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी को। गाइस, प्रोनाउन का 7वां प्रकार जो है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। गाइस, क्या होता है, चलिए आगे सीखते हैं। ए प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज टर्म्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। गाइस, वे सेंटेंस या वे प्रोनाउन जिसके अंदर सवाल पूछा जाए, यानी कि प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, उसको ही हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनके ज़रिए से प्रश्न पूछा जाए। गाइस, हमें नाम से ही पता लग रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न जिन वर्ड से पूछा जाए उन वर्ड्स को प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर सवाल किया जा रहा, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर क्या जो ये शब्द है, क्या ये ऐसा शब्द है इसके द्वारा हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये जो यहाँ पर क्या शब्द आया ना, ये शब्द क्या, ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरीके से हम आगे देखते हैं, क्या बात है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यानी कि व्हाट इज़ द मैटर। यहाँ पर व्हाट जो ये शब्द है, ये वर्ड जो है ये प्रोनाउन है। कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिन वर्ड या शब्द के ज़रिए से क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, सवाल किया जाए, उन शब्दों को या उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गाइज, तुमने किनको देखा। यहाँ पर भी सवाल किया जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा, तुमने किनको देखा। तो यहाँ पर जो किनको है ना, ये यानी कि whom, यहाँ पर ये whom जो वर्ड है ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom do you see, तुमने किनको देखा। यह पेन तुम्हें किसने दिया। यहाँ पर जो है किसने, यानी कि who gave you this pen। यह किसकी किताब है, यहाँ पर यह है किसकी, यानी कि whose book is this, यह किसकी किताब है। ये जो गाइस सारे सेंटेंस है ना, ये सारे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं प्रोनाउन के, इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे, यह किनका हो सकता है। यहाँ पर आइडिया लगाया जा रहा, लेकिन यहाँ पर भी सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे किनका, तो यहाँ पर टू वूम, ये जो वर्ड है ना टू वूम, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। टू वूम इट मे कंसर्न, यह किनका हो सकता है। गाइज, ये था हमारा आज का 7वां टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हम। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। गाइज, आप नाम से ही जान सकते हैं, परस्पर आ रहा है, यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो आपस में संबंध स्थापित करते हो, इस तरीके से कि दोनों ही आपस में परस्पर हो, उनको या उन शब्दों को ही हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अ प्रोनाउन विच रिलेटेड टू, यानी कि रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कितने, टू और मोर पर्सन और थाई कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो या दो से अधिक आदमी क्या है, रिलेटेड है, यानी कि पारस्परिक संबंध स्थापित कर रहे हैं आपस में, तो ऐसे शब्दों को जो है परस्परवाचक सर्वनाम यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध बताने वाला सर्वनाम परस्परवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, छात्रों ने एक दूसरे की सहायता की। ये जो दो छात्र हैं
इन दोनों छात्रों ने आपस में एक दूसरे की क्या की, सहायता की। यानी कि जो काम इस छात्र ने करा वही काम दूसरे छात्र ने करा। इस छात्र ने इस छात्र की सहायता की और इस छात्र ने इस छात्र की सहायता की। तो दोनों छात्र ने यानी कि दोनों स्टूडेंट ने हेल्प करी किसकी, एक दूसरे की। तो जो काम इस स्टूडेंट ने करा वही काम इस स्टूडेंट ने करा। इन दोनों में परस्पर संबंध है, यानी कि बिल्कुल बराबर का है, जो इसने करा वही इसने करा। तो ऐसे शब्द जो हमें ये मालूम पड़ाए कि उनमें आपस में परस्पर संबंध है, तो उनको ही हम परस्पर वाचक सर्वनाम यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। छात्रों ने एक दूसरे की सहायता की। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। यहाँ पर क्या है, ईच अदर यानी कि एक दूसरे की। यहाँ पर एक दूसरे की, ये जो एक दूसरे की है ना, ये ऐसा शब्द है एक दूसरे की जो ये आपस में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए हमें बता रहा है, यानी कि ईच अदर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। दो लड़कों ने आपस में उपहार दिया, यानी कि इस लड़के ने इस लड़के को और एक लड़के ने इस दूसरे लड़के को यानी कि उपहार दिया। यानी कि जो काम इस लड़के ने करा वही काम उस लड़के ने करा। दोनों लड़कों में आपस में परस्पर यानी कि बराबर का संबंध है। टू बॉयज गेव गिफ्ट टू वन अनदर। यहाँ पर क्या है, वन अनदर यानी कि एक दूसरे को आपस में क्या किया, दोनों लड़कों ने आपस में उपहार दिए यानी कि गिफ्ट दिए। यहाँ पर भी ये वन अनदर जो ये शब्द है ये हमें बता रहा है कि ये परस्पर वाचक सर्वनाम है। आई होप गाइज 8वां टाइप भी आप समझ गए होंगे प्रोनाउन का। गाइज ये है 9वां टाइप यानी कि 9th टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम। यानी कि ऐसे शब्द जो विस्मय संबंध को स्थापित करे, विस्मय का बोध कराए, यानी कि कोई ऐसी बात जिस बात को हम सुनकर अचंभित हो जाए यानी कि सरप्राइज्ड हो जाए, ऐसे शब्दों को ही हम विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज नॉन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसे वर्ड और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर आए कि वे हमको बताए कि क्या हो रहा है, विस्मयादिबोधक हो रहा है। यहाँ पर विस्मय प्रकट हो रहा है, यानी कि एकदम से बात को सुनकर या देखकर हम सरप्राइज्ड हो जाए। ऐसे वर्डों को या ऐसे शब्दों को एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहते हैं। विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे नहीं जानते, यानी कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप मुझे जानते हो लेकिन आप मुझे नहीं जानते। यानी कि मुझे जानकर ये बहुत आश्चर्यचकित बात लगी, यानी कि मैं जो है सरप्राइज्ड हो गया एकदम। मैंने उसको देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानता होगा, लेकिन जब मैं उससे मिला तो क्या हुआ, वो मुझे नहीं जानते। तो इस बात को लेकर के मैं क्या हुआ, सरप्राइज्ड हो गया, एकदम अचंभित हो गया। तो ऐसे बात या ऐसे शब्द जो हमें अचंभित कर दें, जैसे यहाँ पर सेंटेंस में क्या आया कि आप मुझे नहीं जानते, वर्ड यू डोंट मी, सॉरी गाइज, वर्ड यू डोंट नो मी, यानी कि क्या आप मुझे नहीं जानते। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस है गाइज, क्या आप अभी तक यहीं हो, यानी कि मैंने सोचा था कि आप चले गए होंगे, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने जब आप पीछे मुड़ कर देखा तो आप यहीं हो। इस तरीके से यानी कि हम जो है सरप्राइज्ड हो जाते हैं एकदम से किसी चीज़ को देखकर या किसी बात को सुनकर। तो ऐसे वक्त में वो जो सेंटेंस होते हैं या वो जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, जो हमें इस चीज़ का बोध कराते हैं कि ये सरप्राइज्ड बात है, तो ऐसे शब्द को एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मयादिक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या आप अभी तक यहीं हो, वोट यू आर स्टिल हेयर। तो यहाँ पर जो ये वोट लग रहा है ना, ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है गाइज। यहाँ पर वोट के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी लगा हुआ है। इस सिंबल को एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं। ये सिंबल गाइज ऐसे शब्दों के बाद लगता है जो शब्द हमें एकदम से सरप्राइज करते हैं, यानी कि व्हाट या हुर्रा
इसी तरीके से अलास, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो हमें एकदम से खुशी या एकदम से अचंभित कर दे या एकदम से गम दिला दे, ये ऐसे शब्दों के अंदर या ऐसे शब्दों के बाद ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है, और यहाँ पर वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा हुआ है, यानी कि ये भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर गाइस यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सिंबल ना लगा हुआ होता, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये यहाँ पर भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर अचंभित होकर के यानी कि हैरान होकर के किसी बात को पूछा जा रहा है। गाइस आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ 9 यानी कि प्रोनाउन का 9वां भाग भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस ये प्रोनाउन का सबसे लास्ट वन टाइप्स बचा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अव्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल यानी कि ये पर्सन नहीं है, यानी कि अव्यक्तिवाचक यानी कि ये व्यक्ति नहीं है। ऐसे शब्द जो हमको ये जानकारी दे कि ये व्यक्ति नहीं है या ये पर्सन नहीं है, ऐसे शब्द को अव्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इट, इट का प्रयोग निजी वस्तुओं, जानवरों, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इस साइकिल को चलाओगे तो यह टूट जाएगी। तो साइकिल गाइस यहाँ पर इम्पर्सनल है, यानी कि ये साइकिल पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये साइकिल यहाँ पर इम्पर्सनल है। ये रही साइकिल। इफ़ यू ड्राइव दिस बाइसिकल इट विल ब्रेक, इसलिए यहाँ पर इट वस्तुओं, जानवरों और छोटे बच्चों के लिए इट लगाया जाता है। क्यों लगा यहाँ पर इट? क्योंकि इट से पहले यहाँ पर जो ये प्रोनाउन है ये इम्पर्सनल है, यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम है, इसीलिए यहाँ पर इट लगाया गया है। यदि आप इस साइकिल को चलाओगे तो यह टूट जाएगी। इफ़ यू ड्राइव दिस बाइसिकल इट विल ब्रेक, यह टूट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। वह अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। कुत्ता भी यहाँ पर क्या है गाइस? व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन यहाँ पर इट लगेगा यहाँ पर भी, क्योंकि वो निजी वस्तुओं में, जानवरों में और छोटे बच्चों में इट लगाया जाता है। यहाँ पर इट क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। वह अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। He loves his dog and cannot live without it, यहाँ पर भी इट लगा हुआ है जानवरों के लिए। जब मैंने बच्चे को देखा वह रो रहा था, यहाँ पर बच्चा है इसलिए यहाँ पर भी इट लगेगा। When I saw the child it was crying, वह रो रहा था। कब? जब मैंने बच्चे को देखा। गाइज ये इसका पहला नियम था इट का, कि ये निजी वस्तुओं में, जानवरों में और छोटे बच्चों में लगाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए और निजी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। गाइस रूल नंबर सेकंड, समय यानी कि टाइम, दिन, डे, दिनांक यानी कि डेट, मौसम यानी कि सीज़न, इन सब के बारे में जानकारी के लिए या जानकारी देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि टाइम, डेट, सीज़न या जो है डे, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल बहुत ठंड थी। इट वॉज़ वेरी कोल्ड येस्टरडे। अभी 5 बजे हैं। इट इज़ 5 o'clock नाउ। यहाँ पर गाइस टाइम के लिए बताया गया है और यहाँ पर मौसम के लिए बताया गया है। आज रविवार है, यहाँ पर दिन के लिए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी इट आएगा। इट इज़ संडे टुडे। आज 11 मई है, यहाँ पर तारीख के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर भी इट आएगा। इट इज़ 11th of May टुडे। समय यानी कि टाइम, दिन यानी कि डे, दिनांक तारीख,
मौसम यानी कि सीज़न, इन चारों के लिए भी यहाँ पर गाइज इट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए, यानी कि नाउन और प्रोनाउन पर अगर जोर दिया जाए तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैंने विरोध किया, यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर जो है संज्ञा पर या सर्वनाम पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले मैंने विरोध किया, यानी कि मैंने अपने आप को मैं जोर देकर बोल रहा हूँ कि मैंने विरोध किया। मैं क्या हूँ? आई, यानी कि सर्वनाम हूँ। इट वॉज आई वू फर्स्ट प्रोटेस्टेड, यानी कि सबसे पहले मैंने विरोध किया, कोई और नहीं था विरोध करने वाला, सबसे पहले मैंने विरोध किया तो मैं जोर दे रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर भी इट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 4, अव्यक्तिवाचक क्रियाओं यानी कि इम्पर्सनल वर्ब्स के कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, यानी कि अगर ऐसी वर्ब्स हो यानी कि ऐसी क्रियाएं हो जो क्रियाएं भी अव्यक्तिवाचक हो तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग किया जाता है। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ डार्कनिंग। रूल नंबर 5, अस्थायी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग टू बी क्रिया से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गलती ढूंढना आसान है, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। यह निश्चित है कि तुम गलत हो, इट इज़ सर्टेन डैट यू आर रॉन्ग। गाइज, ये थे कुछ नियम जो है इम्परेटिव प्रोनाउन के यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन के यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम के, जहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। गाइज, इट का मतलब यह भी होता है, इट का मतलब वह भी होता है। गाइज, ये टाइम के लिए, डेट के लिए, तारीख के लिए और जो है सीज़न के लिए किया जाता है, और ये जानवरों के लिए किया जाता है इस्तेमाल, और छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और निजी वस्तु के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, हमारा सेशन देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड माय सेशन।